अ, हेलो साथियों, कैसे हैं? सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। थोड़ा टाइम हो गया है वीडियो को, क्योंकि बीच में कुछ अर्जेंट वर्क आ गया था इसलिए। तो अभी तक जो है हमने आपका सेकेंडरी का जो है 11 मेनली 11 जो क्लास में आपके फिजिक्स चलती है उसका काफ़ी कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट तो उसमें ग्रेविटेशन का आता है ना। तो ग्रेविटेशन वाला टॉपिक लेने से पहले मैं सेंट्रल फोर्स वाला टॉपिक ले रहा हूँ, क्योंकि ये बीएससी में भी है और ग्रेविटेशन आपके बीएससी में भी है और 11th 12th वाला जो पोर्शन सेकेंडरी वाला उसमें भी है। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स, क्योंकि सेंट्रल फोर्स का ही एग्जांपल है आपका विद्युत बल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है स्थिर विद्युत वाला है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, और ग्रेविटेशनल, दोनों किसके एग्जांपल है? सेंट्रल फोर्स के एग्जांपल है। तो यहाँ से जो अपन एक दो वीडियो, मैक्सिमम 2 वीडियो हमारे सेंट्रल फोर्स पे बनेंगे, जिसके अंदर बीएससी लेवल के क्वेश्चन जो है आपके क्या बन सकते हैं उसके बारे में, और थ्योरेटिकल पोर्शन की सेंट्रल फोर्स की क्या कंडीशन होती है, ठीक है, और क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए तो उससे हम सेंट्रल फोर्स कहेंगे। कोई इक्वेशन है तो उसकी डिपेंडेंसी कैसी होनी चाहिए, ये बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। उसमें कंजर्वेशन लॉ कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो ये सेंट्रल फोर्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल किस तरह के बन सकते हैं, और मैक्सिमम जो मैं इन 2 वीडियो में पढ़ाऊंगा उसमें फॉर्मूले बहुत सारे बनेंगे, है ना। तो वो जो फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। कई आप पीछे वाले, जब मैं अभी आपको करवा देता हूँ पहले 2 वीडियो में ये सारी चीजें, फिर आप देखना कि जो एग्जैक्टली यहाँ फॉर्मूले हम निकालने वाले हैं वही फॉर्मूले जो है आपको डायरेक्ट पुराने जो एग्जाम हुए हैं अभी तक के, चाहे कोई से भी फिजिक्स का एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसमें उस सेंट्रल फोर्स से कोई ना कोई एग्जाम एक डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा है ना, उन फॉर्मूलों में से। ठीक है, तो यहाँ हमें फॉर्मूले याद करने हैं। न्यूमेरिकल जो पोर्शन आएगा वो सिर्फ एक या दो क्वेश्चन है, वो न्यूमेरिकल्स आपके आ सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा किस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंट्रल फोर्स यानी कि केंद्रीय बल, है ना। तो केंद्रीय बल की सबसे पहले जो है इसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बन सकते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है, उस पे, और ये किस किस चीज को फॉलो करता है, किस किस कंडीशन को फुलफिल करता है उस पे। ठीक है, तो अभी मैं थ्योरेटिकल बोलूंगा, आप उसको लिखेंगे। ठीक है, तो कोई भी बल यानी कि कोई भी जो फोर्स है उसे हम सेंट्रल यानी कि केंद्रीय कहेंगे। कब कहेंगे? फर्स्ट कंडीशन है उसकी। पहली कंडीशन क्या है उसके लिए? पहली कंडीशन आप लिख लीजिए कि अगर मान लीजिए जो फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यानी कि जो उसकी क्रिया रेखा है, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो किसी फिक्स पॉइंट की तरफ हो। ठीक है, क्या हो? किसी फिक्स पॉइंट की तरफ हो, तो क्या होगा? वो सेंट्रल फोर्स होगा, नहीं तो सेंट्रल फोर्स नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? हिंदी में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि बल की क्रिया रेखा एक नियत बिंदु की ओर होनी चाहिए हमेशा, है ना। हमेशा किधर होनी चाहिए? एक नियत बिंदु की ओर होना चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे तो क्या हो जाएगा? द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन इज ऑलवेज इन द ऑलवेज टुवर्ड द फिक्स पॉइंट, है ना। ठीक है, कैसे? इसको समझ लीजिए। ये देखो, समझना अलग चीज है, लाइन लिखना अलग चीज है। लाइन आपने लिख ली, इसको समझना। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कौन सा? जो आपके पास पता है ग्रेविटेशन फील्ड का। तो ग्रेविटेशन फील्ड में क्या होता है? ये अगर 2 पॉइंट मास है ना, 2 पॉइंट मास है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेविटेशन फील्ड ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो इसका मतलब ये इस तरह से, ठीक है। ये मान लीजिए m1 है और ये m2 मास का कोई है, पॉइंट मासेज है। थोड़े बड़े कर देता हूँ इनको। तो आप क्या लिखते हो? फॉर्मूला क्या लिखते हो कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? किसके प्रोपोर्शनल होता है? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये भी मैं लूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले ये देखना मैंने किसकी बात की? डायरेक्शन की। डायरेक्शन किस तरफ होती है? ये होती है क्रिया रेखा, जिसे लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, जिसपे वो आ रहे हैं ना। ये क्या है? हमारी लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, जो क्रिया रेखा है वो किधर से निकले? एक फिक्स पॉइंट, यानी कि मान लीजिए कोई भी मैं अगर पॉइंट यहाँ पॉइंट ले लिया, तो इसका मतलब क्या है? ये इधर से इधर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो इस पॉइंट से हमेशा, अगर आप मान लीजिए यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, तो भी क्या होगा? कोई एक ना पॉइंट होगा जिसकी तरफ वो आएंगी। ठीक है, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या है? सिर्फ एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग, यानी कि ऐसे आगे पीछे चलेगी। ठीक है, उस आर के अकॉर्डिंग चलेगी। उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? या कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? हमेशा वो आर केप में होगी, है ना। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ग्रेविटेशन है तो ऑलवेज अट्रैक्टिव, इसलिए माइनस की डायरेक्शन हो जाएगी। और सपोज कर लीजिए आप क्या लेते हैं? Q1 Q2 दो आपके पास चार्ज हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग ऐसे भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव भी हो सकता है। तो उसके अंदर क्या हो जाएगी? जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी? प्लस माइनस आर के। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या कह रहा है पहला पॉइंट, कि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या रहेगी? जो लाइन अपन जोड़ रहे हैं उस लाइन के ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्स की डायरेक्शन क्या हो? ऐसे हो जाए, ये कभी भी फोर्स नहीं हो सकता है। इसके अंदर जो दोनों पॉइंट हैं, दोनों जो मासे, इसमें दोनों मासेज हैं, वो दोनों जिस लाइन से जुड़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होगी। इसमें क्या है? जो दोनों चार्ज हैं वो जिस लाइन से जुड़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, पहली कंडीशन तो होती है कौन सी? ये वाली कंडीशन।
ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा कि जो डायरेक्शन है फोर्स की वो क्या रहेगी, सॉरी, जो फोर्स की डायरेक्शन है मेरी वो क्या रहेगी, इस आर कैप के अकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आपने हिंदी में लिख ली होगी, मतलब उसमें लैंग्वेज में, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, लैंग्वेज में आपको लिखा दी है। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड कंडीशन ये फुलफिल होती है कि ये तो होना ही चाहिए कि डायरेक्शन तो उसके हो गई, लेकिन जो फोर्स है मेरा, जो बल है, उसका जो मान होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमेशा किसी एक फंक्शन आर का फंक्शन होना चाहिए। आर की पावर कुछ भी हो सकती है, क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आर का फंक्शन होना चाहिए, डिस्टेंस का फंक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर वो डिस्टेंस का फंक्शन है तो वो सेंट्रल फोर्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस एफ आर का मतलब क्या है, ये फंक्शन है किसका है, आर का फंक्शन है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनल में। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ और भी फंक्शन के अंदर क्या हो सकते हैं, कोई कांस्टेंट आ सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख दो या फिर इसको इक्वल में लिख दो, दोनों एक ही चीज है ना, कांस्टेंट कोई सा भी ले सकते हैं अपन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि जो बल का फॉर्मूला बनेगा, उस बल के फॉर्मूले में एक फंक्शन होगा किसका, आर का, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये वाली होगी। अगर किसी भी फोर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं जो सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, आपने जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जांपल लेते हैं, मास हमने फिक्स कर दिया, तो क्या अब फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पावर कुछ भी हो सकती है, ये पावर मान लीजिए 1/r² हो सकती है, 1/r³ हो सकती है, किसका फंक्शन होगा, सिर्फ आर का फंक्शन होगा, या r² ऊपर भी आ सकता है। वो सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे सेंट्रल फोर्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से ये वाला एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कूलाम फोर्स का, कूलाम में भी क्या है, 1/r², आपने के कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 आपने फिक्स कर दिया, देन उसके बाद किस पे डिपेंडेंसी होती है, सिर्फ आर पे डिपेंडेंसी होती है। तो ये सारे के सारे केसेस जो हमने अभी पढ़े हैं ये किसके हैं, सेंट्रल फोर्स के। तो सेंट्रल फोर्स के दो कंडीशन है, अगर वो फुलफिल करता है तो वो सेंट्रल फोर्स होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा या डेफिनेशन के क्या हो गई, ये दो पॉइंट जो मैंने आपको भी लिखवाए हैं ये आपको दिमाग में रखने। इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे कि जो बल है, हिंदी में अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो आपका बल है, बल का परिमाण है, यानी कि बल का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, वो उस बिंदु से जहां फोर्स लग रहा है उस बिंदु से जो उस पिंड जो है उसकी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। वो पावर कितनी भी हो सकती है, वो बात की बात है। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा हम इस तरह से लिख सकते हैं, लैंग्वेज की बजाय अगर लिखना चाहें तो एफ आर जो वो क्या होना चाहिए, सिर्फ आर का फंक्शन और डायरेक्शन इसकी प्लस माइनस में होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई फॉर्म बनता है तो वो क्या होगा, केंद्रीय बल यानी कि सेंट्रल फोर्स होगा। ठीक है, आगे समझ में। तो ये दो कंडीशन, तो आपको अगर मान लीजिए ऑप्शन में आता है कि केंद्रीय बल की कंडीशन में एबीसीडी दे रखा है, तो इन दो कंडीशन जो फुलफिल करेगा वो आपका सेंट्रल फोर्स जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, सेंट्रल फोर्स नहीं होंगे। ठीक है, फर्स्ट केस। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए केंद्रीय बल है यानी कि सेंट्रल फोर्स है, अब होने पर उसकी कंडीशन क्या क्या हो जाएगी, ये तो क्या है, कौन सा होगा, तो ये दो कंडीशन फॉलो करेगा वो होगा। अगर मान लीजिए वो सेंट्रल फोर्स है ना, तो सेंट्रल फोर्स है तो उसके लिए तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, तीसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि जो पार्टिकल या जिस पिंड पर, जिस बॉडी पर सेंट्रल फोर्स लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस में मोशन करेगा, एक प्लेन में मोशन करेगा। क्या करेगा, एक फिक्स प्लेन में मोशन करेगा। ठीक है, समतल में गति करेगा। तो तीसरा क्या हो गया कि पिंड समतल में गति करेगा। पिंड क्या करेगा, समतल में गति करेगा। पिंड जो है वो समतल में गति करेगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे कि बॉडी ऑलवेज मूव इन ए, बॉडी ऑलवेज मूव इन ए प्लेन। ठीक है, या बॉडी ऑलवेज डूइंग मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, ये हो गया चौथा कंडीशन। ये सारी सारी हम वो जो है आपकी अगर किताब देखोगे तो किताब में प्रूव कर रखी है। ठीक है, लेकिन अपने प्रूव पे नहीं जाना। प्रूव में जाने का मतलब हम बीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे पास करने के लिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं, हमारे पास क्या है, हमें एक जो है आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम क्लियर करना, तो उसमें आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, आपको वहां पे प्रूव करना नहीं आएगा, आपको ये लिखा रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सेंट्रल फोर्स है वो क्या होता है, उसमें हमेशा जो बॉडी होती है, पिंड होता है, वो किसमें गति करता है, समतल में गति यानी कि प्लेन में मोशन करता है। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या होगी, चौथी कंडीशन ये है कि जो आपका कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, कमजोर रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, तो क्या अगला क्या होगा कि कोणीय संवेग, कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर
मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, यहाँ से अगर लिखूँ तो कंजर्व रहेगा। ठीक है, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब सेंट्रल फोर्स है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम को किससे दे, मान लीजिए जे एंगुलर मोमेंटम है तो जे क्या होता है, वो होता है एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम आर स्क्वायर साथ में ओमेगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अगली फॉर्म में, एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है भाई, P इंटू अब क्या करोगे, P इंटू आर करोगे। ठीक है, अब ये तो मुझे बार बार बताना नहीं पड़ेगा ना, अभी क्योंकि पढ़ चुके हैं अपन। क्या कैसे निकालूंगा, अगर मैं डायरेक्टली जे लिखता हूँ तो क्या होता है, P इंटू आर में उस वेक्टर फॉर्म में नहीं जा रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एम वी आर। ठीक है, इसको ओमेगा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वी क्या होता है, ओमेगा आर होता है ना, वी क्या होता है ओमेगा आर, तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा को क्या लिखते हो, डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ से। इसका मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा आगे काम आएगा, है ना। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, जे जो है वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब जे कांस्टेंट है, इसका मतलब टॉर्क क्या रहा, अगली कंडीशन क्या बन जाएगी, पांचवी अगर मैं लिखना चाहूँ तो पांचवी कंडीशन हो जाएगी कि जो टॉर्क है उसके ऊपर, है ना, बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण कितना रहेगा पिंड पे, वो शून्य रहेगा भाई। ठीक है, वो क्या रहेगा, जीरो रहना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सारी आपको शॉर्ट में लिखना है क्योंकि दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ अगर सेंट्रल फोर्स है तो ये चीजें अपने पास होगी उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाला संरक्षित है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग संरक्षित होने का मतलब क्या है, टॉर्क अपने आप ही क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्योंकि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है डीजे अपॉन डी टी। क्या होता है, डीजे अपॉन डी टी। ठीक है, अब ये संरक्षित है, इसका मतलब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, जीरो, बस। ठीक है, आगे समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ से हमने उसको निकाल दिया तो टॉर्क कितना हुआ, जीरो। तो कुल मिला के ये 5-6 कंडीशन है, 5 होगी ना, हाँ 5 कंडीशन है। ये 5 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, किसके लिए, सेंट्रल फोर्स के लिए। ठीक है, ओके। अब आता है एक, हाँ एक चीज और जैसे यहाँ से निकल के आती है उसकी मैं बात करता हूँ। जिसे हम कहते हैं क्या, एक तरह से कह सकते हैं एरियल वेलोसिटी, है ना। एरियल वेलोसिटी यानी कि क्षेत्रीय वेग। ठीक है, तो क्षेत्रीय वेग क्या होता है, अब मैं कह रहा हूँ एक समतल में गति कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसके अंदर जैसे अपने मान लीजिए सन और अर्थ की जो गति होती है वो भी क्या है, सेंट्रल वाली है। तो ना छठा में क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे छठा में लेता हूँ यहाँ पे क्षेत्रीय वेग। अब इसको आप समझना, क्षेत्रीय वेग क्या होता है कि सपोज कर लीजिए कि कोई पार्टिकल यहाँ था। ठीक है, ये इसका क्या है पॉइंट, जहाँ से इसका मोशन हो रहा है। ये मोशन करते करते क्या होता है, किसी टाइम डेल्टा टी में यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, कुछ एरिया कवर किया। कितना एरिया कवर किया, डीए एरिया कवर किया। ठीक है, कितना एरिया कवर किया, डीए एरिया इसने कवर कर लिया। ठीक है, डेल्टा टी टाइम में। तो आगे बनाते हैं इसको। अब क्या करते हैं कि मुझे डीए निकालना है, तो डीए कितना हो गया, यानी कि एरिया कितना हो जाएगा, तो ये एंगल कितना है, मान लीजिए एंगल कितना है, डी थीटा है। एंगल कितना है, डी थीटा। तो एरिया क्या होगा, ये इंटू ये इसकी कितनी है, रेडियस आर हो गया। ये जो अपने पास डिस्टेंस है इसे मैं क्या कह रहा हूँ, आर के यानी कि चाप ये कितना है, डीएस है सपोज कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, आर इंटू डीएस। एरिया क्या होगा, आर इंटू डीएस। अब डीएस को मैं क्या लिख सकता हूँ कि डीएस बराबर क्या होता है, वो होता है हमारे पास आर डी थीटा। ठीक है, ये कितना होता है, आर डी थीटा होता है। चाप कितना होता है, चाप यानी कि आर बराबर क्या होता है, आर डी थीटा। ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर डी थीटा हो गया। अब क्या करते हैं, इधर से हम क्या करते हैं, डी ए अपॉन डी टी, दोनों तरफ क्या करते हैं, डी टी से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही आप डी टी से डिवाइड करते हो, ठीक है, इसे मैं क्या कहता हूं, ये होती है मेरी एरियल वेलोसिटी, जिसे मैं हिंदी में कहूंगा तो क्या होगा, क्षेत्रीय, एक सेकंड, क्षेत्रीय वेग। भाई यानी कि क्षेत्रीय वेग का मतलब क्या हुआ कि टी टाइम में कितना एरिया स्विफ्ट किया, इस लाइन ने टी टाइम में कितना एरिया
शिफ्ट किया, वो शिफ्ट करने की जो उसकी रेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में उसे हम क्या कहते हैं, एरियल वेलोसिटी, यानी कि एरिया शिफ्ट, यानी कि अगर ये ऐसे चलेगा ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एरिया शिफ्ट कर रहा है, तो ये एरिया क्या कर रहा है, सर्पित कर रहा है, तो वो जो सर्पित एरिया कर रहा है, शिफ्ट जो एरिया कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी। ठीक है, तो एरियल वेलोसिटी डी अपॉन डी टी कितना हो गया, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। अब आप यहाँ पे जाइए, हम क्या कह रहे हैं कि एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर मान लीजिए m क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, तो इसका मतलब m कांस्टेंट है, इसका मतलब आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी भी क्या होगा, कांस्टेंट, है ना। ये पूरा कांस्टेंट होने के लिए क्या है भाई, ये कांस्टेंट, ये कोई नंबर है तो छोड़ दीजिए इसको, ये कांस्टेंट और ये भी क्या होना चाहिए आपस में कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। आगे समझ में क्या होगा कि अगर j कांस्टेंट है तो एरियल वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आपकी लाइन होगी, लाइन ऑफ एक्शन होगी, वो क्या करेगी, या फिर कह सकते हैं जो लाइन जो इसको जोड़ रही है आपस के अंदर, ये अगर घूम रही है, यानी कि इसके साथ जैसे अर्थ होती है वो सन के चारों तरफ क्या करती है, रोटेशन करती है, वो क्या होता है, एक तरह से ग्रेविटेशन फील्ड है। ग्रेविटेशन फील्ड है, इसका मतलब वो क्या है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो गोलाकार या फिर जो भी अंडाकार जो चक्कर लगा रही है, तो उस अंडाकार चक्कर लगाने के अंदर जो उसकी रेट होगी या उसको चलने का जो होगा वेलोसिटी, उसके अकॉर्डिंग 1 सेकंड में अगर उसने कितना एरिया शिफ्ट किया, मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि 10 किलोमीटर एरिया, 10 किलोमीटर स्क्वायर में एरिया किया, तो अगले 1 सेकंड में भी कितना होगा, 10 किलोमीटर पर सेकंड एरिया ही मीटर स्क्वायर पर सेकंड एरिया ही क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, यानी कि उसकी जो लाइन की चलने की, एरिया शिफ्ट करने की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये कुल मिला के 6 चीजें आप सेंट्रल फोर्स के लिए डायरेक्टली देख लीजिए, क्योंकि इस पे अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है सेंट्रल फोर्स पे, तो इससे बाहर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं जाएगा कंडीशन के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम सेंट्रल फोर्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम छोड़ जाते हैं क्योंकि कंफ्यूजन रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ तक तो पता होता है, पर ये कुछ चीजें होती है जो अपने को पता होनी चाहिए किसी भी सेंट्रल फोर्स के लिए। ठीक है, देख लीजिए एक बार, एनर्जी कंजर्वेशन वो रहेगा ही रहेगा, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा, वो मैं आगे वाले उसमें ले लूंगा। ठीक है, अब जब कोई सेंट्रल फोर्स, मान लीजिए कोई भी सेंट्रल फोर्स जो है उसमें कोई पिंड मोशन कर रहा है, फॉर एग्जांपल अर्थ का ही ले लेते हैं क्योंकि अर्थ हमारे लिए सबसे वेल नोन है ना। तो जब अर्थ सपोज कर लीजिए सन के चारों तरफ मोशन करिए, हम आगे एग्जांपल भी उसका लेंगे ना, तो अर्थ सन वो लेंगे हम, उसके अंदर फिर देखेंगे उसके लिए क्या इक्वेशंस बनती है, क्या वेलोसिटी रहती है ना, वो सारी चीजें हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं ना। 11th 12th में तो क्या है कि सेंट्रल फोर्स नहीं पढ़ा के सीधा ग्रेविटेशन पढ़ा देते हैं, बीएससी में ग्रेविटेशन सेंट्रल फोर्स पढ़ा के फिर ग्रेविटेशन से चलते हैं, तो अपन भी वही कर रहे हैं। पहले सेंट्रल फोर्स क्या होता है उसका एग्जांपल ग्रेविटेशन होगा, उसको देखेंगे, और फिर जब 12th वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगी, वो भी सेंट्रल फोर्स का एक एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा हूँ, एनर्जी, है ना। 7वां जो है सेंट्रल फोर्स में, वो क्या है, टोटल एनर्जी। ठीक है, अब टोटल एनर्जी क्या होगी, कुल ऊर्जा। तो देखिए इसके अंदर जब अर्थ सन के चारों तरफ मोशन कर रही है ना, एक बार मैं इसको सर्कुलर मोशन ही मान लेता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे कि उसका अलग अलग बनेगा, वो जब अपन उसमें जाएंगे तब, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट वही बनता है सर्कुलर मोशन वाला। तो उसमें क्या हो रहा है कि जब अर्थ सन के चारों तरफ मोशन कर रही है तो कौन सा हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है। ठीक है, रोटेशन के साथ साथ क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी रहेगी, ठीक है, उसकी फिक्स वो एक ओमेगा से मूव कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो एनर्जी होगी उसमें ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशन एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी तीनों रहेगी। तो टोटल जो एनर्जी रहेगी, मैं जिसे एक ई कहूंगा, उसमें क्या रहेगा, पहले ट्रांसलेशन एनर्जी, मतलब ट्रांसलेशन का मतलब हुआ स्थानांतरण ऊर्जा, है ना, प्लस दूसरी कौन सी रहेगी, रोटेशन एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी, 3 पार्ट रहेंगे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ट्रांसलेशन एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी को मैं किस में ले रहा हूँ, आर की फॉर्म में ले रहा हूँ, तो डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर में ले रहा हूँ, प्लस दूसरी कौन सी एनर्जी हो गई, रोटेशनल। रोटेशनल क्या होती है, रोटेशनल का फिर से देखिए तो हाफ एम, मैंने क्या बताया था, सॉरी, रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब इसको आप जे में बदलोगे, जे की फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा, जे की फॉर्म में जे स्क्वायर अपॉन 2 mr स्क्वायर, यही बनेगा।
J²/2mr²। करने की जरूरत है क्या, आई को क्या लिखते हैं नॉर्मली, एम के या mr², नॉर्मल में सिंपल पॉइंट पास के लिए ले लेता हूँ, तो क्या बना mr²। ओमेगा को फिर से किस में बदलना अपने को, ओमेगा को अगर मुझे जे में बदलना तो कैसे बदलूंगा, जे में, वो रहा, क्या होता है ओमेगा बराबर J/mr²। ठीक है, तो अच्छा हाफ इधर चल ही रहा है, ठीक है, और क्या हो गया यहाँ से, अच्छा ओमेगा का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करो, तो J², फिर इसका स्क्वायर, इसकी पावर 4, तो ये इससे कैंसिल, ये 4 पावर कैंसिल, तो कितना बचा 2, तो कुल मिला के क्या बना J²/m r², यही बन रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो मैंने किया वहां से, उसी का सॉल्यूशन हमने यहाँ से ले लिया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा इक्वेशन, ये बन जाएगा J²/2mr², ठीक है। प्लस में जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे मैं अभी यू कह देता हूँ, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास सेंट्रल फोर्स में क्या एनर्जी दे दी गई है, और ये भी क्या रहेगी कांस्टेंट, यानी कि कंजर्व रहेगी, ठीक है, ये भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। समझ में आ गया। यहाँ से तीन एनर्जी है यहाँ पे। पहले क्या था, नॉर्मली हम जब ट्रांसलेशन मोशन करते हैं तो क्या रहता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और दूसरी कौन सी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ तो रोटेशन हो रहा है, ठीक है, ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है, तो इसका मतलब ट्रांसलेशन की एनर्जी, फिर रोटेशन की एनर्जी, और फिर जो भी हमें एनर्जी जिस पे डिपेंडेंसी रहेगी, मान लीजिए क्वेश्चन में कहेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो r की पावर -1 पे डिपेंड कर रही है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे r की पावर -1, ठीक है। अगर डिपेंडेंसी आ गई, वो भी k कांस्टेंट लेके उसके अकॉर्डिंग, फिर कह दिया कि r की पावर 2 पे डिपेंडेंसी है तो वो लिखेंगे। अगर मान लीजिए कह दिया कि पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि देखो डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम में किस तरह का सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या रहेगी, हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से अगर मैं इसको दो पार्ट में लिखूं तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी, और इसे क्या कह सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। एक तरह से क्या कह सकता हूँ, टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस दोनों को पार्ट मिला के मैं क्या कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल, ठीक है, J²/mr² प्लस U, जो हमें कहीं पे भी दिया होगा उस पर काम करेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करेगी इस सेंट्रल फोर्स में, वो ये वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे, मैं जब आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा इसके कुछ एग्जांपल्स के, जो हम लेंगे कौन सा, कि जब पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, -k/r, जो हमारा नॉर्मली यूज हम लेते हैं, है ना, सन अर्थ सिस्टम, ग्रेविटेशन फील्ड वाला, और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, उस सब में कौन सी पोटेंशियल एनर्जी ऐसी होती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसा होता है, k q1 q2 अपॉन, या k जो है ये वाला k नहीं, ये k मतलब कोई भी कांस्टेंट, वो किसमें होता है, r में। अगर बात करते हैं किसकी, ग्रेविटेशन फील्ड वाले में, तो क्या होता है, g m1 m2 अपॉन r होता है, ठीक है। सन अर्थ सिस्टम में भी कौन सा होता है, यही वाला होता है। तो इसका मतलब ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कौन सी है अपने पास, ये वाली, केस वाली, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको इक्वेशन बनाऊंगा कि कब इसमें जो पाथ होगा वो इलिप्टिकल होगा, यानी कि दीर्घवृत्त वाला होगा, कब हाइपरबोला होगा, कब पैराबोला होगा, कब वो सब चीजें होंगी, वो सारा, कब वो सर्कल होगा, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम इसी इक्वेशन से देखने वाले हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म रोटेशन वाली आएगी, जिसे J²/2mr² से देते हैं, ठीक है। कोई समस्या, ठीक है, देख लीजिए एक बार, फटाफट उतार लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगला जो आपको याद रखने वाली चीज है वो क्या है, अगली जो चीज है वो है कि अब जब हम सेंट्रल फोर्स में हैं तो सेंट्रल फोर्स के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे न्यूमेरिकल बनेगा। अभी तक कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल कहाँ से बनेगा, अब मैं जो नई आपकी इक्वेशन लिख रहा हूँ 8 नंबर वाला जो टॉप इसमें रहेगा, उस पर आपके जरूर एक न्यूमेरिकल बन सकता है। ना, चलो इसको मिटा देता हूं मैं।
चलिए नंबर 8 पे क्या जा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन की जब सेंटर ऑफ, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको डेरिवेशन कराना है तो मेरे को आधा घंटा लगेगा और पूरा एक पेज करा दूंगा। उस डेरिवेशन को कोई मतलब नहीं है, वो अगर आप अपनी बीएससी की बुक से देख सकते हैं या फिर आप जैसे मैथ्स की जो बुक है आपकी डायनेमिक्स वाली, उसमें भी आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो उसके अंदर भी है, कोर्स के अंदर सेकेंड ईयर वाली जो डायनेमिक्स है उसमें भी आपको मैथ्स मिल जाएगा। लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनी है उसका हमें नहीं जाना। इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कैसे करना है, एक तो डायरेक्ट पूछी जा सकती है, दूसरा उसका अगर क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए, सेंट्रल फोर्स के लिए, है ना। गति की समीकरण, गति की समीकरण किसके लिए, सेंट्रल फोर्स के लिए। तो अभी क्योंकि आप जे से वेल नोन हो, जे स्क्वायर अपॉन यू, जे स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है। ये और उसके बाद में जो है आपके डबल डेरिवेशन होगा किसका, यू का, भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये सब चीजें। थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू माइनस एफ अपॉन 1, ठीक है। ये आप डायरेक्टली याद रखेंगे इक्वेशन को, ठीक है। और यहाँ जो u होता है उसे हम कहते हैं 1/r, और कुछ भी नहीं है। u का मतलब क्या है, 1/r है और कोई मतलब नहीं है। अब इस इक्वेशन में j एंगुलर मोमेंटम, u क्या है, एक फंक्शन है जिसको हमने क्या कह रहे हैं, वन। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ डिस्टेंस पढ़ी थी, तो ये क्या है, 1/डिस्टेंस जो होगा वही क्या होगा, हमारा u होगा। तो इसको हमने सिर्फ रिप्लेस किया इक्वेशन को अच्छी दिखाने के लिए, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा और अच्छी दिखाने के लिए हमने ये चीज की है, और इसमें कोई मतलब नहीं है r का, ठीक है, सॉरी u का। तो u क्या है, 1/r, तो इसका मतलब क्या है, 1/r का स्क्वायर। ये क्या है, 1/r का 2 बार डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। ये क्या है, 1/r, ठीक है। और ये क्या है कि जो भी आपका फोर्स की इक्वेशन बन रही है, उस फोर्स की इक्वेशन में आप जब, फोर्स की इक्वेशन किसमें बनाई थी हमने, सबसे पहले सेंट्रल फोर्स ऐसा लिखा था ना, ठीक है। तो अब उसको क्या करो, जो भी r है उसको क्या कर दो भाई, r को रिप्लेस किससे कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि u बराबर क्या है, 1/r, तो r बराबर क्या हुआ, 1/u, तो 1/u से रिप्लेस कर दो, वो चीज है, ठीक है। तो अब आपको जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको मैं दूसरा क्या लिख सकता हूँ, माइनस, ये भी तो लिख सकता हूँ, दोनों एक ही चीज है ना। f बराबर 1/u और f बराबर इक्वेशन बराबर क्या, f फंक्शन ऑफ 1/u या फंक्शन ऑफ r, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि हमने क्या डिफाइन किया, u को 1/r डिफाइन किया, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये इक्वेशन आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है, बड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगभग बच्चे छोड़ के आते हैं, या फिर उसमें डायरेक्ट तुक्का लगा के आते हैं, ठीक है। क्यों लगा के आते हैं, उसका रीजन है कि हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते सेंट्रल फोर्स में। जैसे बीएससी वाला जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, 2-4 चीजें आती है, फिर कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होकर उसको वहीं पे डेरिवेशन, क्योंकि बहुत मतलब अच्छे खासे डेरिवेशन है लंबे चौड़े, तो हम उसको छोड़ देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, हम क्या करें, इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा पता नहीं, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, सेंट्रल फोर्स के बारे में जो चीजें मुझे थ्योरेटिकल बतानी थी, जितनी चीजें वो सारी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के अंदर इस इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल बनता है, और वो न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल क्या बनता है कि आपको क्वेश्चन दे देंगे इस तरह का कि एक ये इस तरह से डिपेंडेंसी दे देंगे। सपोज करिए कि कोई ऐसा फोर्स है जिसके अंदर R जो सपोज ना सेंट्रल फोर्स है, जिसमें R जो है वो a cos थीटा है, a क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। a क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपको दे दिया कि अगर मान लीजिए R इस तरह से डिपेंड करता है, तो जो आपका सेंट्रल फोर्स होगा वो R की किस पावर पर डिपेंड करेगा, यानी कि आपका जो सेंट्रल फोर्स है ये, ठीक है, ये R की पावर जो भी n होगी, तो इस n की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। इस n की वैल्यू क्या होगी वो मुझे फाइंड आउट करनी है। डिपेंडेंसी, थोड़ी डिपेंडेंसी, इसका मतलब ये इस तरह से शो, है ना। ये क्या करेगा, R की किस पावर पे डिपेंड करेगा वो हमें पूछा, क्योंकि R की कोई सी पावर होगी वो सारे कौन से होंगे, सेंट्रल फोर्स होंगे। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा है इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को यूज करना है। यूज कैसे कर सकते हैं कि हमें u में इक्वेशन दिए ना कि r में, ठीक है, इसमें दिए तो इसको u में कन्वर्ट करो। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन को u में कन्वर्ट करेंगे तो u बराबर क्या होता है, 1/r, ये क्या हो जाएगा, 1/a cos थीटा। अब u का क्या कर, तो यहाँ जो डिफरेंशिएशन है ये हमारा
डिफरेंशियल सॉरी, या जो u हमने फाइंड आउट किया वो u क्या फाइंड आउट कर लिया, 1/r बराबर ये हमने u की इक्वेशन बना दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि यहाँ से निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि देखो हमें क्या करना है अल्टीमेटली इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इक्वेशन में क्या आ रहा है, डी स्क्वायर u का जो है थीटा के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन होता है, तो वो हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या बन जाएगा, तो आप देख लीजिए एक कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा तो रख दिया। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट है बाहर रख लीजिए। ठीक है, पहले सेक का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी किया था हमने सेक थीटा टेन थीटा, तो क्या बनेगा हमारे पास सेक थीटा और एक टेन थीटा, ये एक ये क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, टेन स्क्वायर थीटा बन गया, है ना। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपको आते ही है। प्लस अब किसका करना है, सेक को छोड़ देना, टेन का करेंगे, तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से क्या करिए आप एक सेक को बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि देखो मैंने आपको क्या कहा, सारी की सारी इक्वेशन आर में बदलनी है। आर में बदलने का मतलब पहले हम किस में बदलेंगे, यू में बदलेंगे ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओनली सेक थीटा आ रहा है, यू डिपेंड किस पे कर रहा है, सेक पे कर रहा है, तो जो भी टेन है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, सेक में कन्वर्ट कर दो। तो जब आप इसको सेक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या बनता है यहाँ पे, ये बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो कुल मिला के क्या बन गया सेक थीटा अपॉन ए, और ये सेक और सेक जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या बना 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस सारी की सारी जो इक्वेशन है उसको मैं क्या करता हूँ इस वाली इक्वेशन में रख देता हूँ, इधर सोल्व कर रहा हूँ वापिस इसको, है ना। इसको मैं छोटी लिख रहा हूँ इक्वेशन को, है ना। इक्वेशन क्या है हमारे पास कि जे स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है, 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू थीटा प्लस यू इक्वल टू माइनस एफ आर, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो पूरी की पूरी ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या करते हैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा जे स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम। अब आपको क्या करना है, यू को फिर से किस में करना है सेक में कन्वर्ट, तो यू को सेक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जैसे ही सेक में कन्वर्ट करोगे यू स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, 12 वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अंदर चलिए इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे ये वाली चीज, तो क्या बन जाएगा सेक थीटा ए और अंदर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, प्लस में क्या आ रहा है यू की जगह क्या लिखेंगे सेक थीटा अपॉन ए, यू की जगह लिख देंगे सेक थीटा अपॉन ए, इक्वल में क्या चल रहा है माइनस का एफ, अच्छा ये 1 अपॉन यू है ना, एफ आर मीन एफ 1 अपॉन यू में यू में फॉर्म में बन रहा है, अपन यू में लिख देते हैं इसको 1 अपॉन यू, कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। नेक्स्ट अब यहाँ से देखिए कि सेक थीटा अपॉन ए और सेक थीटा अपॉन ए फिर से क्या आ जाएगा कॉमन, तो जैसे इसको बाहर कॉमन लोगे तो सेक क्या बन गया स्क्वायर ऑलरेडी है, एक बार आएगा तो क्या बन गया क्यूब, ए ऑलरेडी है एक नीचे ए बार आएगा तो क्या बन जाएगा क्यूब। ठीक है, एम यहाँ पे चल ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे तो 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और प्लस का यहाँ से ये पूरा बाद लगे तो क्या बचा 1, तो प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, जैसे प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट। अब ये बाहर जाएगा तो एक तो 2 बाहर आ गया, सेक क्यूब में है ये हो जाएगा तो किस में हो जाएगा कि पावर 5 में डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये किसके बराबर है इसके बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करते हैं एफ, ठीक है, अगर मैं एफ लेता हूँ 1 अपॉन यू तो इधर माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 जे स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें किसमें क्वेश्चन में क्या पूछा रहेगा कि आर की कौन सी पावर है, तो आर की कौन सी पावर है इसके लिए मुझे इसको किसमें बदलना है आर में बदलना पड़ेगा, पूरे के पूरे फंक्शन को किसमें बदलना पड़ेगा पहले आर में या फिर यू में, क्योंकि आर और यू का ये रिलेशन है ना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम किस में बदल लेते हैं पहले यू में बदल लेते हैं फिर यू से इसे आर में बदल लेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं ले सकता हूँ एम, है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर मुझे यू में बदलना तो क्या आना चाहिए सेक थीटा अपॉन ए,
ठीक है। अब सेक थीटा की पावर कितनी है, सेक थीटा की पावर कितनी आ रही है 5 में, तो मैं इसको भी किस में कन्वर्ट कर दूं 5 में कन्वर्ट करूं, तो क्या करूंगा ए स्क्वायर से इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, ए से डिवाइड करूंगा, तो कुल मिला के क्या बन जाएगी ए टू द पावर 5, है ना। एक तो यहाँ आ जाएगा सीधा सीधा कि जे ये m ए स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई ए से नीचे, तो ये ए स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। इधर मैं क्योंकि इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ इसलिए क्या कर सकता हूँ सेक थीटा अपॉन ए टू द पावर 5, इसको 5 बनाने के लिए, है ना। ए स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, तो ये ऊपर इस तरह से इक्वेशन मेरी बन गई। अब ये किसके बराबर है मेरा, ये है मेरा u के बराबर, तो इक्वेशन क्या हो गई माइनस का 2j स्क्वायर ए स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन m। ठीक है। अब मुझे किसमें बदलना है, इसको r में बदलना है, तो जो एफ आर होगा मेरा, है ना, यहाँ क्या होगा एफ आर, तो u और r में क्या रिलेशन है 1 अपॉन में, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी माइनस का 2j स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन m आर स्क्वायर, जो मेरा फाइनल आंसर होगा इस इक्वेशन का। ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है, अभी मैंने टाइम थोड़ा ज़्यादा लिया क्योंकि आप ये तो कैलकुलेशन है, तो आपको इतनी तो करनी पड़ेगी, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके 2 मिनट में भी होंगे, कुछ होंगे जो आपके 10 सेकंड में भी होंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी वाला क्वेश्चन अगर इस पे सेंट्रल फोर्स पे आता है, तो यही एक न्यूमेरिकल है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। यही एक न्यूमेरिकल है जो सेंट्रल फोर्स से आपके एग्जाम में इस इक्वेशन ऑफ मोशन से पूछा जा सकता है। ठीक है। और भी कर सकते हैं आप, करना r बराबर ए साइन थीटा करके देखना क्या आता है, देखना है ना, घर पे करके देखना आप उसमें क्या आंसर निकलता है। एक r बराबर e टू द पावर माइनस थीटा का या e टू द पावर थीटा करके देखना उसका क्या निकलता है आंसर। ठीक है। वो सिंपल होगा, साइन थीटा वाला थोड़ा ऐसे लेंथी होगा, बाकी जो मैं भी बताऊंगा वो सिंपल हो जाएगा। ठीक है। 4-5 स्टेप में हो जाएगा सोल्यूशन। पर पता क्या है, बाकी सब कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, आपके कंडीशन ये है कि ये आपको याद होगा तो आप अपने आप ही सारी चीजें कर देंगे। ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, अब आपके जो मल्टीपल चॉइस में दे रखा होगा वो क्या दे रखा होगा r टू द पावर -5 या 1 अपॉन -5, तो r टू द, अच्छा मैंने गलती कर दी क्या, हाँ ये गलती कर दी ना, देखो u स्क्वायर कर दिया ना, ये u की पावर कितनी है 5 है, सोचूं क्योंकि 5 आ रहा ना, तो u टू द पावर कितनी है 5 है, तो ये भी कितना आएगा r टू द पावर 5 आएगा। ठीक है। r टू द पावर कितना आएगा 5 आएगा। तो ऑप्शन में क्या हो सकता है r टू द पावर 5, है ना, r टू द पावर -5, r टू द पावर 4, r टू द पावर 0, ऐसा ऑप्शन होगा। तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। तो r टू द पावर -5 क्या होगा इसमें, ऑप्शन राइट हो जाएगा। या फिर n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी आ गई इस वाले केस में, कि n की वैल्यू आ गई -5। ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई -5, जो है वो n की वैल्यू यहाँ से आ गई है। ठीक है। मैं कई बार पढ़ाते पढ़ाते क्योंकि थोड़ा आगे चलता है दिमाग, तो मैं कई बार लिखने में गलती कर देता हूँ। जैसे मेरी एक गलती और हो गई थी, जैसे आप देखेंगे लेक्चर 38 है ना, लेक्चर 38 में मैंने क्या किया था कि जो 38 वाले के अंदर मैंने जो आई निकाला था ना, किसके लिए, सिलेंडर के लिए। तो एक तो हमारे पास होलो सिलेंडर था, ठीक है, उसके लिए मैंने इस एक्सिस वाला आई निकाला जो सेकंड केस था, है ना। तो सेकंड केस में क्या था, इस एक्सिस में जब मैंने आई निकाला था ना, तो मैंने उसके अंदर, जैसे मान लीजिए होलो सिलेंडर वाला केस लेता हूँ पहले, है ना। तो होलो सिलेंडर में क्या होता है, इस एक्सिस के लिए ये हमारी सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है, इसके लिए कितना होता है mr², तो उसमें वापस कितना जुड़ेगा mr² ही जुड़ेगा, है ना। कितना जुड़ेगा mr² जुड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया mr²/4 कर दिया, वो इसलिए कर दिया कि मैंने यहाँ जो r लिया ना, उसको मैंने दिमाग में डायमीटर मान लिया। तो डायमीटर का रेडियस बनाएंगे तो क्या होगा, हाफ हो जाती है ना, तो हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 कर दिया था, तो 1/4 नहीं, वो mr² उसमें ऐड होगा। तो उस वाले केस में आप कर लेना mr² कर लेना। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कौन सा है, ये होलो सिलेंडर नहीं हो, क्या है, सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड सिलेंडर में क्या होता है, ये वाला जो केस होता है उसमें डिस्क बनती है, तो डिस्क के लिए कितना होता है, हाफ mr² होता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर से वही 4 लिख दिया था, वो दिमाग में वही चीज चल रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे भी 4 कर दिया था। ये 4 नहीं तो क्या होगा mr² ही होगा। तो ये जो इक्वेशन बनेगी इसके अंदर 3/2 mr² हो जाएगा। ठीक है। ये दो चीजें आप सही कर लेना, क्योंकि वीडियो को तो वापस अपलोड कर दिया है, तो पूरा बनाना संभव नहीं है इतना मेरे लिए भी, है ना। तो आप उसमें 2 चीज कर लेना, होलो सिलेंडर और कौन सा, होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर। दूसरे दोनों ही केस में जो सेकंड वाला केस है, यानी कि दोनों ही केस में कौन सा, ये वाला एक्सिस वाला, उस वाले केस में जहां मैंने mr²/4 जोड़ा है, उसकी जगह 4 को आउट निकाल देना, वहां से हटा देना, और सीधा सीधा क्या जुड़ेगा mr² ही जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि हमने क्या बोला, समांतर अक्षीय प्रमेय से, समांतर अक्षीय प्रमेय से ये कहते हैं कि टोटल मास इंटू
जो उसकी डिस्टेंस है किसकी, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस की, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस कौन सी, जो इसके सेंटर से निकल रही है। इससे ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो आर का स्क्वायर करना था, जबकि मैंने r/2 का स्क्वायर कर दिया था, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो उसको आप ठीक कर लेना, है ना। तो कुल मिला के जो है सेंट्रल फोर्स जो है, उस सेंट्रल फोर्स के अंदर जो मेन चीजें आपको थ्योरेटिकली याद रखनी थी वो, प्लस जो उसका न्यूमेरिकल है वो कैसा बन सकता है, वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं और ले लेता हूँ, देन उसके बाद हम वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है अगले जो वीडियो होगा उसके अंदर हम स्पेशल केस जो है उसकी हम बात करेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ से जो है मान लीजिए जो हमारा r है वो आपको इस तरह से दिया हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, r जो है e⁻θ में दिया हुआ। थोड़ा सिंपल केस ले रहा हूँ ना, e⁻θ में दिया है ना। तो इस e⁻θ में दिया है, तो मुझे सबसे पहले इसको क्या निकालना है, u निकालना है। तो 1/r वो किसके बराबर होगा, e⁻θ में। 1/e2 क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी पावर। तो सिंपल है। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ से, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। जैसे ही करोगे क्या मिल जाएगा, -e⁻θ, ठीक है। फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस फिर से प्लस e⁻θ, ठीक है। चलिए इक्वेशन में रख दीजिए, ये हमारी इक्वेशन। तो इक्वेशन में रखा j², u की जगह क्या रखोगे, e⁻θ। अच्छा स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, तो ये इसका भी स्क्वायर हो गया। तो अच्छे से लिख देते हैं, e⁻θ का स्क्वायर हो गया। डिवाइड में क्या है, m है, तो m हो गया। फिर डबल डिफरेंशिएशन प्लस में u, तो u की वैल्यू क्या है, e⁻θ, ठीक है, इक्वल में माइनस का f1/u, ठीक है। अगला वही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है कि r की कौन सी पावर होगी, है ना, कि अगर f जो है वो डिपेंड कर रहा है r की n पावर पे, तो n की वैल्यू क्या होगी, वही क्वेश्चन है ना। तो सोल्व कर लीजिए इसको। तो j², ये दोनों जुड़ेंगे तो 2e⁻θ, 2 आ गया बाहर, j², ये इससे मल्टीप्लाई होंगे तो e⁻−3θ, है, डिवाइडेड बाय m इक्वल टू -f/1/u, ठीक है। तो f1/u इक्वेशन u में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 2j²/m तो क्या है, कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी u में क्या आ रहा है, u बराबर आ रहा है e⁻−θ, तो इसका मतलब क्या है, क्यूब में आ रहा है, तो u की पावर कितना हो गया, 3, ठीक है। यहाँ से फिर इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, r, अच्छा माइनस साइन आ रहा है क्योंकि माइनस को इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस साइन, r में कन्वर्ट करेंगे तो fr जो हमारा लास्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, fr इक्वल टू -2j²/m, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब n बराबर कितना आ गया, इस वाले केस में -3 आ गया, है ना, बड़ा सिंपल था, ठीक है। देखिए है 3 स्टेप, लेकिन वो जो आप सॉल्यूशन करते हैं ये वाला, ये कितने स्टेप में होता है वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, ठीक है। एग्जामिनर आपको ये सिंपल सा भी दे सकता है क्योंकि कंसेप्ट चेक करना है, अगर उसको मैथ्स भी चेक करनी है तो आपको r sin θ वाला या फिर r cos θ वाला भी दे सकता है, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और 38 नंबर वाले में गलती से मैंने वो चीज़ लिख दी थी वहाँ पे, तो उसको आप सोल्व कर लें। जो सिलेंडर के लिए, होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर के लिए जो सेकंड केस हमने निकाला था, उसमें जो सेकंड जो अपन टर्म लिख रहे हैं जिसमें मैंने mr²/4 कर दिया था, उसको mr² आप कर लेना, ठीक है। चलिए आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे कि सेंट्रल फोर्स जो है, अगर मान लीजिए हमारे पास सन अर्थ वाला सिस्टम है, उसके लिए इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, उसकी सेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता क्या होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, और उसके साथ साथ इक्वेशन ऑफ मोशन में उसके लिए स्पेशल इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, वो क्या होगी, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देन उसके बाद में हाँ कि उसकी एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी पे कौन कौन सा पाथ बनेगा। 4 पाथ हम पढ़ेंगे। अपना पहला पाथ कौन सा होगा, पहला होगा सर्कुलर पाथ, दूसरा होगा इलेप्टिकल पाथ, ठीक है, और पैराबोलिक पाथ, और देन उसके बाद में हाइपरबोलिक पाथ। किस किस एप्सिलॉन की वैल्यू पर क्या क्या पाथ होगा और किस किस एनर्जी की वैल्यू पे क्या क्या पाथ होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।